Hello friends, today we are discussing photosynthesis in higher plants. This is an overview. ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ये इस टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोटोसिंथेसिस जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन द बायोलॉजिकल किंगडम। इंपॉर्टेंट प्रोसेस because by this process plants convert light energy into chemical energy। आसान भाषा में बोले तो प्लांट्स इस प्रोसेस से अपना फूड बनाती है। और सिंस हम लोग जानते हैं कि फूड चेन में प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पूरा इकोसिस्टम, पूरा सिस्टम ही, पूरा फूड चेन ही फिर इसीलिए प्लांट्स पे डिपेंड करता है और इसलिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 9th-10th में ये रिएक्शन देखा है, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन H2O 6O2। हम लोग देख रहे हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल से कैसे ग्लूकोज बन रहा है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कैसे निकल रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। लेकिन फोटोसिंथेसिस बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोकेमिकल प्रोसेस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और बायोसिंथेटिक प्रोसेस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को शॉर्ट में RXN लिख दे रहा हूं मैं। रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फॉर कन्वीनियंस हम लोग इसको लाइट रिएक्शन या लाइट डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन मिसनोमर है। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन से द इम्प्लीकेशन बीइंग कि पहले समझा जाता था कि लाइट रिएक्शन तो लाइट में मतलब लाइट में हो रहा है और डार्क रिएक्शन डार्क में हो रहा है, व्हिच इज नॉट ट्रू। डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही हो रहा है, तो इसी के लिए इसको लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी कई की एंजाइम्स हैं जो लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइट पे डिपेंडेंट हैं, बट वो बहुत डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग इसको लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ATP और NADPH बन रहा है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में इसी ATP और NADPH की मदद से कार्बन फिक्स हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसेस हो कहाँ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में डिस्कस किया था कि अब जब फोटोसिंथेसिस में वैसे ही है कि जब आप इसको पढ़ो तो अब ये जरूर देखो कि चीजें हो कहाँ रही है और ATP NADPH कितना लग रहा है, कहाँ लग रहा है। ये इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हम लोग देखें, अगर एक प्लांट लीफ को देखें तो ये प्लांट सेल्स है। परफेक्ट फिगर नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन है। अगर प्लांट सेल को हम लोग थोड़ा एनलार्ज करें तो ये एक प्लांट सेल है, प्लांट लीफ का सेल है प्लांट में, और
कई सारे यहाँ क्लोरोफिल हैं। क्लोरोफिल भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब क्लोरोफिल को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि क्लोरोफिल में एक आउटर मेम्ब्रेन है और फिर एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि थाइलाकॉइड के, जिसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं, और थाइलाकॉइड स्टेक होते हैं, इस स्टेक को हम लोग ग्रेना कहते हैं, और फिर ग्रेना के एक एक इंडिविजुअल पार्ट को लेमेले कहते हैं। और जो तो और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो ये देखिए ये ग्रेनम है थाइलाकॉइड, यहाँ इसके अंदर है ल्यूमेन, और ये है स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन जो हम जिसकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में टेक प्लेस, मेम्ब्रेन में हो रहा है। यहाँ PS2 है, PS2, PS1 और फाइनली ATP सिंथेज। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और हम लोग का जो केल्विन साइकिल है, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के जो पार्ट हैं, जो जैसे कि केल्विन साइकिल हो गया, वो हम लोग के स्ट्रोमा में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। तो ये समझ में आया कि कहाँ क्या प्रोसेस होता है। अब लाइट और ATP, रिमेंबर ATP, इस प्रोसेस में भी जो ATP बन रही है वो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू ही बनती है, जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जैसे कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में ETC में भी पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में। डिटेल सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। अब हम लोग कहाँ थे? तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चंस बनते हैं इससे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में रिएक्शन को RX से लिख दे रहा हूँ। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जिस चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है C3 साइकिल और C4 साइकिल। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में भी, अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में भी फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस non-cyclic photophosphorilation, as the name suggests, it is non-cyclic. फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन ये है, जनरेशन ऑफ ATP with the help of light, with the help of लाइट को फोटोन भी मैं यहाँ लिखूंगा। इट्स वन एंड द सेम, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। नॉन साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो मेजर फोटो सिस्टम प्लांट्स में डिस्कवर हुए हैं, PS2 एंड PS1। PS2 को PS680 भी कहा जाता है, 680 भी कहा जाता है, और PS1 को PS700 भी कहा जाता है।
PS700 भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट PS2 एंड PS1 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर। PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था। ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन दोनों का यूज होता है। अगर और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जेड स्कीम भी कहते हैं। तो जेड स्कीम क्यों कहते हैं? क्योंकि जेड स्कीम या जी स्कीम, क्योंकि जब जैसे PS2 से PS1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो एक जिगजैग फॉर्म में जेड से बना लेता है। आप एग्जांपल देख लो, PS2 थियोफाइटिन साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन को PC लिख दे रहा हूँ मैं, प्लास्टोसाइनिन, PS1 से फिर आता है तो फेरेडॉक्सिन, NADP प्लस NADPH तो ये PS1 से कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो, PS2 से कुछ इस तरह ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन PS1 से फिर फेरेडॉक्सिन से फिर NADP से फेरेडॉक्सिन से फाइनल NADP पे जाता है और NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, NADPH बना देता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप ये सीक्वेंस याद कर लोगे। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें PS2 का यूज नहीं होता, PS1 ही होता है। इलेक्ट्रॉन घूम फिर के PS1 को ही आ जाता है। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, हमें ATP भी मिलती है और NADPH भी फॉर्म होता है। साइक्लिक में हमें सिर्फ ATP मिलता है, NADPH फॉर्म नहीं होता। ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का केस। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी थोड़ा देख लेते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन रिमेंबर क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में हो रहा है ये। इसमें जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वो है केल्विन साइकिल। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और केल्विन साइकिल जिन प्लांट्स में होता है उनमें एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। उस प्रॉब्लम को इवॉल्व करने के लिए प्लांट्स ने वेरियस मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं, जिस तरह जैसे कि C4 साइकिल और कैम साइकिल। पहले हम थोड़ा केल्विन साइकिल के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें केल्विन साइकिल में क्या है, जो पहला मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है वो RuBp है, एक 5 कार्बन कंपाउंड। रुबिस्को एंजाइम्स में यूज होता है, जो कि बायोलॉजिकल किंगडम में सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम्स। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। जो पहला प्रोडक्ट इसके फिक्सेशन से पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद इसका रिडक्शन होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड
3 फॉस्फेट में, 3 फॉस्फेट में, और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से RUBP का फिर रीजनरेशन होता है। अब आपको दिखाने के लिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में नीट में कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में केल्विन साइकिल में कितने ATP और कितने NADPH खर्च होते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। इसको 6 मोल ले लेते हैं RUBP का, 6 ले लेते हैं CO2। अब ये क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है तो ये हो जाएगा आपका 12 मोल्स। इसमें से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 10 मोल्स RUBP के रीजनरेशन में काम हो रहा है, और दो मॉलिक्यूल जो है G3P के वो स्ट्रोमा से चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जहाँ वो ग्लूकोज बन जाते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में काम आते हैं। ये इस पहले फेज को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। दूसरे में 3 फॉस्फोग्लिसराइड जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। इसमें आपका 12 ATP लग रहा है, और 12 NADPH लग रहा है। रीजनरेशन में 6 ATP लग रहा है, 6 ADP प्लस PI, 6 PI 12 PI 12 H+। ऑलराइट, तो ये पूरा प्रोसेस है 6 कार्बन को फिक्स करने में, जिसमें फाइनली हम लोग को एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है। उसमें हम लोग को 18 ATP मिल रहा है, 18 ATP लग रहा है और 12 NADPH लग रहा है। बहुत बार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, और बेसिकली अगर आप ये भी बहुत सिंपली पूछा जाता है कि एक कार्बन को फिक्स करने में केल्विन साइकिल में हम लोग को कितना ATP और NADPH लगता है। तो टोटल ATP जो लग रहा है हम लोग को 18 ATP लग रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ 6 के लिए, और 12 NADPH लग रहा है, तो अगर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिला, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिला। तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हम लोग को 3 ATP और 2 NADPH लग रहा है, अब इस प्रोसेस में क्या है, ये जो एंजाइम है रोबिस्को बहुत यूनिक एंजाइम है क्योंकि बिकॉज it has the capacity to both carboxylate and oxygenase, means both carboxylase and oxygenase properties. And oxygenase नॉर्मल एफिनिटी CO2 की तरफ ही ज्यादा होती है, एफिनिटी, लेकिन कुछ कंडीशंस में जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर देता है। ऑक्सीजन को फिक्स करता है, उससे एक फिनोमेनन का जन्म होता है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह ही CO2 निकलता है, बट अनलाइक सेलुलर रेस्पिरेशन कोई ATP नहीं बनता। तो दिस इज अ वेस्ट प्रोसेस, जिसको फिर साल्वेज करने के लिए हम लोग C2 साइकिल, प्लांट को C2 साइकिल चलाना पड़ता है, C2 साइकिल। ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स में जो हायर एरिड सेमी एरिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं, उसमें एक दूसरा साइकिल काम करता है जिसको बोलते हैं C4 साइकिल। इसको हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, हैच एंड स्लैग साइकिल, हैच एंड स्लैग
साइकिल। हो गया।